हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है अबाउट साउंड। तो साउंड में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली साउंड होता क्या है, किस वजह से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो वी विल डू ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। I would like to thank you all for watching my videos। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। So as you all know me, this is Snigdha Bhattacharya and I am a physics educator। So here I am going to start with today's chapter, which is your sound। अपने आसपास देखिए, आपको कई सारी ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। For example, if you see this bell साउंड प्रोड्यूस करता है। अलार्म क्लॉक जो सुबह सुबह बजता है ताकि आप नींद से उठ सके, राइट। देन अपने दोस्तों से जब आप बात करते हैं आप उनकी आवाजें सुन सकते हैं, सो दैट इज बेसिकली साउंड। देन आप गाड़ियों को देखिए, उनमें हॉर्न्स लगे हुए होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन देर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, जैसे कि आपका हो जाता है गिटार बेसिकली, या आप बात करें पियानो की या ड्रम की, राइट, या ट्रम्पेट की। तो कई सारे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज, आप चर्पिंग ऑफ द बर्ड अगर सुनिए, दैट इज ऑल्सो अ साउंड। लाइक बार्किंग ऑफ अ डॉग इज ऑल्सो अ साउंड। तो अपने आसपास जो है आप कई तरह की आवाजें सुन सकते हैं। तो ये जो है साउंड्स हैं जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में हमें सुनाई देता है। तो क्या ऐसी चीज है जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है? अगर आप मेरी भी आवाज सुन सकते हैं, इट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इज प्रोड्यूसिंग द वॉइस, प्रोड्यूसिंग अ साउंड। सो क्या वो चीज है जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है? तो बिफोर आई टेल यू द आंसर को हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ ड्रम। तो ड्रम को जब आप हिट करते हो तो होता क्या है, ड्रम की जो ऊपरी वाली परत है जिसे आप स्टिक से हिट कर रहे हो, जिसे मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। जैसे वाइब्रेशन होता है साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, गिटार, राइट। सो जब आप स्ट्रिंग, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जब आप उनसे खेलते हो, उनसे प्ले करते हो, राइट, सो वाइब्रेशन होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट कहे या वाइब्रेशन कहे, इसकी वजह से आपको गिटार से पैदा होने वाली आवाज सुनाई देती है। देन द थर्ड थिंग दैट आई कैन टेल यू इज, सपोज यू हैव अ वाइब्रेटिंग प्रोंग, राइट। यहाँ पे एक वाइब्रेट करता हुआ प्रोंग है, दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे ही आप किसी सॉलिड चीज पे या सॉलिड सरफेस पे हिट करते हो तो आपको दिखता है जो प्रोंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं। एंड देन ड्यू टू दिस वाइब्रेशन अगेन देयर इज अ साउंड, राइट। तो इन तीनों एग्जांपल्स में जो हमने कॉमन चीज देखी वो ये कि ड्रम का भी वाइब्रेट होना होता है, गिटार की स्ट्रिंग्स भी वाइब्रेट करती हैं, देन प्रोंग्स भी वाइब्रेट करते हैं। इट मीन्स द वर्ड इज वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन इज the thing which is responsible for producing sound, right? तो यही जब वाइब्रेशन होता है अलग अलग चीजों में तो हमें जो है आवाजें सुनाई देती हैं, राइट। अब उनकी खासियत कुछ अलग होती है, कुछ आवाज का काफी स्लो होती है, लाइक उनकी क्वालिटी अलग होती है, राइट। सो अलग अलग आवाजें होती है हर चीज की। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो साउंड एक तरीके का डिस्टर्बेंस है मीडियम में होने वाला। डिस्टर्बेंस कहूं मैं या उसको साइंस के शब्दों में कहूं वेव, राइट। तो जैसे ही ये ड्रमर स्टिक से ड्रम के मेम्ब्रेन को बीट करता है, उस मोमेंट पे जो है साउंड वेव्स जनरेट होती हैं ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ दिस ड्रम और मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम, जिस वजह से ये साउंड वेव्स जो हैं अब ये ट्रैवल करती हैं आपके कानों तक, एंड देन यू गेट टू हियर व्हाट, आपको फिर साउंड सुनाई देता है। तो साउंड एक तरीके का वेव है, या आसान शब्दों में कहे तो
डिस्टर्बेंस है जो वाइब्रेशन से पैदा होती है किसी भी मीडियम में। यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने लिखा हुआ मैकेनिकल वेव, राइट। तो पहले तो समझते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं एंड एक वेव कुछ इस तरह से जनरेट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं जिससे एक वेव इस डायरेक्शन में जनरेट होती है, एक लहर पैदा हो रही है। इट मीन्स कि मीडियम, चाहे आपका वो एयर हो, चाहे वाटर हो, या एनीथिंग लाइक गैस की मैंने बात कर ली विच विल कम इनटू योर एयर, तो चाहे मैं एयर की बात करूं या वाटर की बात करूं, तो ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं, राइट, वो पार्टिकल्स जो है वो एक्चुअली साउंड, जो कि एक तरह की वेव है, या हम कह सकते हैं साउंड एक तरह की एनर्जी है। तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, यही वो पार्टिकल्स हैं मीडियम के जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कुछ टू एंड फ्रो हो रहा है। वो पहले जो है शुरुआत के बाद के पार्टिकल को बेसिकली स्ट्राइक करते हैं एंड फिर वो वापस आ जाते हैं कुछ इस तरह से, राइट। अगर ये एक पार्टिकल है तो इसका मूवमेंट टू एंड फ्रो होगा, ये कभी आगे जाएगा, देन अगेन ये रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का कुछ इस तरह से, राइट। इन अदर वर्ड्स आई कैन से यहां पे राइट भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव इन दिस। तो यहां पे हो क्या रहा है, बेसिकली ये लेफ्ट राइट मीन्स आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। तो इसी टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो लाइट, सॉरी नॉट लाइट, बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साउंड की। तो साउंड जो है वो आपका एक ऐसा वेव है या डिस्टर्बेंस है जिस एनर्जी को, मीन्स साउंड एक ऐसी एनर्जी है, या हम कह सकते हैं वेव भी है। सो इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है मीडियम की। अब आप किसी भी मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इट मीन्स साउंड को जरूरत पड़ती है मीडियम की टू ट्रैवल। हमेशा आप साउंड जब कभी भी ट्रैवल करेगा उसे मीडियम की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे एयर हो वो मीडियम, या चाहे कोई और मीडियम हो। बट अगर हम बात करें वैक्यूम की, फॉर एग्जाम्पल मून, जहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर आप मून पे भी चले जाते हैं, मान लीजिए दो लोग अगर मून पे गए हैं, आप वो बात करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें आवाज नहीं सुनाई देगी एक दूसरे की, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। और जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो पार्टिकल्स भी नहीं है जो कि उस साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करने में मदद करेंगे, राइट। सो विच मीन्स दैट साउंड को हमेशा जरूरत पड़ती है मीडियम की टू ट्रैवल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पहली पिक्चर है, यहाँ पे ये एक तरीके का बड़ा सिंपल सा वॉकी टॉकी बनाया जाता है जो बच्चे बनाते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक इट इन अ वेरी सिंपल वे। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, ये एक थ्रेड है और दोनों एंड्स में आप देख सकते हो देयर इज अ कप। दो कप्स जो है दोनों एंड्स में इस थ्रेड के अटैच कर दिए गए हैं। जब ये पहला वाला बच्चा कुछ बोलता है तो दूसरे वाले बच्चे को जो है ये उसकी आवाज सुनाई देती है। इट मीन्स यहाँ पे जो साउंड है वो इस थ्रेड के थ्रू ट्रैवल कर रही है, राइट। एंड थ्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक तरीके का क्या है, सॉलिड मीडियम है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, अब चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, तो अगर आप सपोजिंगली आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, आप रेलवे ट्रैक के पास अपना कान लेके जाइए और वहां पे आप सुनने की कोशिश कीजिए। अगर दूर से ट्रेन आ रही होगी तो आपको उन रेलवे ट्रैक्स में वाइब्रेशन दिखेगा और आपको एक आवाज भी सुनाई देगी, जिससे आप इंडिकेशन लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रेन अब आने वाली है कहीं दूर से। क्योंकि होता क्या है कि जो रेल की जो पटरियां हैं बेसिकली वो बनी हुई हैं सॉलिड मटेरियल से, तो ये एक मीडियम की तरह काम करती है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। साउंड जो है उस मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, राइट। सो यू कैन हैव मेनी एग्जांपल्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी जो है मैंने शो किया है
थ्रू दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ग्लास का चेम्बर लिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो एक सिंपली बेल, रिंगिंग बेल जो है लगाई गई है। सो ये आपकी जो है ये रिंगिंग बेल है। तो अब फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में जो है चेम्बर के अंदर एयर मौजूद है या एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं। उस केस में जब आप बेल को रिंग कराते हो तो आप बेल की आवाज को सुन सकते हो। सो यू कैन हियर द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल। अब सेकेंड केस में आप क्या करेंगे, ये जो एयर था आप इस चेम्बर के अंदर से निकाल लीजिए, जिस वजह से ये चेम्बर अब वैक्यूम हो जाएगा। मींस इस चेम्बर के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है। हमने वैक्यूम पंप की मदद से जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने बेसिकली वैक्यूम पंप की मदद से एयर को पंप आउट कर दिया है, जिस वजह से अंदर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। मींस देयर इज नो मीडियम नाउ। तो इस केस में जब आप बेल को रिंग कराओगे, जब रिंगिंग बेल जो है उसकी आवाज आपको सुनाई ही नहीं देगी। सो यू कैन नॉट हियर द रिंगिंग साउंड, राइट, और साउंड ऑफ दिस रिंगिंग बेल। सो ये एक बड़ा सिंपल सा एक्टिविटी था जिससे आप समझ सकते हो कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हर चीज की कुछ ना कुछ खासियत होती है, हर इंसान में अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स खूबियां होती हैं। तो साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पे हमें ज्यादा लाउड आवाज सुनाई देती है, तो कुछ लोगों की आवाज काफी ज्यादा सॉफ्ट सुनाई देती है। तो अगर हम बात करते हैं लाउडनेस की, कि आवाज कितनी लाउड है, या ऑन द अदर हैंड या हम बात करें कि वो आवाज कितनी सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस की, राइट। तो ये लाउडनेस और ये सॉफ्टनेस बेसिकली कौन डिसाइड करता है, ये एक पैरामीटर होता है साउंड का, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है डिसाइड करता है कि आवाज कितनी लाउड होगी, ज्यादा लाउड होगी या कम लाउड होगी, या हम कह सकते हैं सॉफ्ट होगी। ओके, सो एम्पलीट्यूड साउंड का मतलब होता है कि ये वैल्यू होता है डिस्टर्बेंस का। मींस इट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टर्बेंस। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, मैंने यहां पे एक साउंड वेव बनाया है, ये एक साउंड वेव है, राइट। अब यहां पे दिस इज द साउंड वेव जो कि इस तरह से कुछ ट्रैवल करता है, एंड ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इस वेव का, उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। मींस ये मैग्नीट्यूड है डिस्टर्बेंस का, बट यहां पे हम बेसिकली बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, कितनी हद तक डिस्टर्बेंस साउंड पैदा कर सकता है मीडियम में, उसी के मेजरमेंट को हम एम्पलीट्यूड बुलाते हैं, राइट। सो ग्राफ से आप इंडिकेट कर सकते हो कि इस चीज को हम एम्पलीट्यूड बुलाते हैं। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सो ऑन द ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू के या एवरेज वैल्यू के दोनों ही साइड में, चाहे ये अप हो चाहे डाउन हो, वहां पे आपका एम्पलीट्यूड होगा। दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड, दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड ऑन दी अनदर डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी किसी भी साउंड की, उतना साउंड लाउडर होगा। सो लार्ज द एम्पलीट्यूड, लाउडर इज द साउंड। जहां पे आपको काफी, जैसे आप अगर आप कोई भी गाना बजाते हो स्पीकर में, आप उसका वॉल्यूम अप करते हो, मींस आप उसका जो है बेसिकली एम्पलीट्यूड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो जितना लाउडनेस बढ़ती चली जाएगी, मींस यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड, जिस वजह से वो साउंड काफी ज्यादा लाउड हो चुकी होती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव इन एम्पलीट्यूड हियर। तो अगर मैं शो करना चाहूं एक ग्राफिकल वे में वेव के साथ कि लो एम्पलीट्यूड हाई एम्पलीट्यूड किस तरह से हम शो कर सकते हैं, तो लो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है लो एनर्जी वेव, वो साउंड वेव जिसमें काफी कम एनर्जी हो या लो एनर्जी हो। हाई एम्पलीट्यूड मींस हाई एनर्जी साउंड वेव, वो वेव जिसमें ज्यादा एनर्जी हो। पहले केस में आप देख सकते हो यहां पे एम्पलीट्यूड जो है कुछ इतना है, राइट। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर, आप यहां पे देख सकते हो ये इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, राइट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन द ईदर साइड, राइट। ये काफी छोटा है क्योंकि ये लो एनर्जी वेव है, तो यहां पे एम्पलीट्यूड काफी कम है। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड हियर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरा वेव देखूं जो कि है आपका हाई एनर्जी साउंड वेव, यहां पे आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा बड़ा है,
राइट, ऑन द ईदर साइड आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ. सो यू कैन सी यहां पे जो एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है पहले वेव के मुकाबले. सो अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, लो एनर्जी वेव का, एंड इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए डैश, तो इस केस में बेसिकली क्या है मेरे पास, दैट इज ए डैश जो है वो ग्रेटर है देन ए. ओके, सो एम्पलीट्यूड जो होती है वेव की बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड होती है कि कितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सो आई होप दिस इज क्लियर विद दिस डायग्राम. ग्राफिकली हम इस तरह से शो करते हैं. अब हम बात करने वाले हैं दूसरी खासियत के बारे में, जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. तो फ्रीक्वेंसी, आप देखते हैं कुछ लोगों की आवाज जो होती है उनकी पिच हाई होती है. जनरली जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज की पिच ज्यादा होती है दैन दी मेल वॉइस. मेल वॉइस जो होते हैं उनकी लो पिच होती है, राइट. सो इफ आई से द मेल, देन दे हैव गॉट अ लो पिच, राइट. दैट इज वाई उनकी आवाज थोड़ी भारी या हस्की हो सकती है, होती भी है. नाउ व्हेन आई से फीमेल, फीमेल्स के केस में क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं दे हैव गॉट अ हाई पिच, राइट. जो काफी ज्यादा अच्छे से चीख सकता है या जिसकी ज्यादा हाई पिच होगी, तो ऑब्वियसली वो किस वजह से है, वो पिच बेसिकली आ कहां से आ रहा है, वो फ्रीक्वेंसी से आ रहा है. सो फ्रीक्वेंसी, पिच जो है साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी में का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशंस होते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, तो कितने वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं 1 सेकेंड में, वो नंबर उसके फ्रीक्वेंसी को बताता है, राइट. अगर मैंने मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, अब मैंने अगर कहा कि उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, राइट. हर्ट्ज में बता दूं, जो ये होता है आपका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का. जैसे लेंथ का मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर होता है. वेट का आपका क्या होता है, वी टेक इट इन अ ग्राम, केजी. ऑब्वियसली हर एक फिजिकल क्वांटिटी का बेसिकली यूनिट होता है. तो उस तरह से फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज. ये हेनरिच हर्ट्ज के नाम पे पढ़ा था, दैट इज वाई वी कॉल इट हर्ट्ज. इसको हम कुछ HZ शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, HZ. तो अगर मैं कहूं किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी मींस 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में जो है वो ऑब्जेक्ट कितनी बार साइकिल, लाइक हाउ मेनी साइकिल्स डज इट डू, या कितनी बार वो ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है, दैट इज योर 50. तो 1 सेकेंड में वो 50 बार वाइब्रेट करता है, या 50 साइकिल्स मारता है वो, या 50 बार ऑसिलेट करता है. सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रॉम हियर, राइट. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय 50 हर्ट्ज. उसी तरह से अगर मैं लिख देती हूं सपोज 20 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट होगा वो ऑब्जेक्ट. सो हर साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच ज्यादा होगी. तो इट मीन्स फीमेल्स जो होती हैं उनकी पिच ज्यादा इस वजह से होती है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और मेल्स के केस में यही फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. अब ग्राफिकली देखते हैं किस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं. तो देखिए यहां पे मैंने 2 वेव्स लिए हैं. पहला है हाई फ्रीक्वेंसी वेव, दूसरा है लो फ्रीक्वेंसी वेव. अब यहां पे आप देख सकते हो कि सेम टाइम में, मान लीजिए टाइम है T, सेम टाइम में जो पहला वाला वेव है जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, उसमें आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो काफी ज्यादा है, राइट. नंबर ऑफ साइकिल्स काफी ज्यादा है. और उसी टाइम में जो है लो फ्रीक्वेंसी वेव का, देखिए फ्रीक्वेंसी काफी कम है, तो यहां पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ साइकिल्स काफी कम है, राइट. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. एक साइकिल कैसे मेजर करते हैं मैं आपको बता दूं. So we will come to this. I will show you how can you basically measure one cycle here. तो यहां पे अगर मैं बात करूं, one cycle is this. अगर मान लीजिए आपको कोई भी ग्राफ दिया गया हो कुछ इस तरह से, राइट. जैसे यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं, दिस इज सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं.
अब यहाँ पे मुझे साइकिल दिखाना है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल होता है, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। तो आप थोड़ा सा ये इक्वल नहीं बना है, बट यस दिस इज वन साइकिल, ये वेव का एक साइकिल होता है। दिस इज द फर्स्ट साइकिल, उसी तरह से फिर सेकेंड साइकिल कंटिन्यू होगा, राइट। तो यहां पे भी आप देख सकते हो दिस इज वन साइकिल। हाई फ्रीक्वेंसी में अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक साइकिल है, राइट। तो इसे कहा जाता है बेसिकली क्रेस्ट, और इसे कहा जाता है ट्रफ। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ बन के एक साइकिल बनाते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको बताने वाली थी ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमंस। अब हमें हर आवाज नहीं सुनाई देती, हमें एक सर्टेन लिमिट के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं वही आवाजें हम सुन सकते हैं। तो हमारा मींस ह्यूमंस का एक ऑडिबल रेंज होता है कि भाई हम इतने से इतने फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर की आवाजें ही सुन सकते हैं। तो ये जो ऑडिबल रेंज है जो मैं बात कर रही हूं फ्रीक्वेंसी की फॉर ह्यूमन बीइंग्स, वो है आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज, या मैं बात करूं 20 किलो हर्ट्ज, ये रेंज आपको याद रखना है जो कि एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। सो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये वो ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी की जो ह्यूमंस को सुनाई देता है। ओके, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है 20 हर्ट्ज से, उस केस में उस साउंड को कहा जाता है इंफ्रासाउंड। और अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, मींस इस डायरेक्शन में अगर चले मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, उस केस में साउंड को कहा जाता है अल्ट्रासाउंड, राइट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रासाउंड। तो ये जो है ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड की बात करें सो दैट इट इज ओनली ऑडिबल टू, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू बैट्स। देन इंफ्रासाउंड की बात करें वो ऑडिबल होता है सिर्फ किसके लिए, एलिफेंट्स के लिए या बाकी भी एनिमल्स के लिए, राइट। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से एनिमल्स किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ सकते हैं जिन्हें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या है? ये टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड है। मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो ऑब्वियसली उसका अपना एक साइकिल होता है जो वो पूरा करता है। अब जब वो अपना साइकिल पूरा करेगा तो कुछ टाइम भी लेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट कर रहा है, जितना टाइम वो लेगा अपना एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसे ऑब्वियसली आप टी से डिनोट कर सकते हो। ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अगर मैं बताना चाहूं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी को मैं बता दूं, डिनोट कर सकते हैं आप अभी या तो एफ से कर सकते हैं, या एक और सिंबल होता है दिस इज कॉल्ड न्यू। तो आप आई थिंक एफ से करिए, इस लेवल पे ज्यादा इजी रहेगा फॉर क्लास 8। सो यहां पे टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। मींस फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। इनवर्स है, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पीरियड मींस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड। दिस इज वेरी इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैंने कहा था ये एक साइकिल होता है, दिस इज वन साइकिल। तो इस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा इस वेव को, उसे कहेंगे उसका टाइम पीरियड, राइट। आप टाइम पीरियड इस तरह से भी मेजर कर सकते हो, दो क्रेस्ट के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन वी हैव नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन जैसे कि और भी सारी समस्याएं हैं, एयर पोल्यूशन तो काफी है ही, राइट। देन वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वाटर पोल्यूशन है। उसी तरह से एक और पोल्यूशन भी है जिसे बहुत इंपॉर्टेंट शायद नहीं दी जाती है लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं इसका इग्नोरेंस होता है, वो है आपका नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन जो होता है बहुत ज्यादा ही एक प्रॉब्लमेटिक वाली चीज है।
and it is somewhere affecting our lives. So ट्रैफिक हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, चाहे हॉर्न की आवाज हो, स्पीकर्स की हो, जोर जोर से स्पीकर्स बजाना, देन कार के हॉर्न्स की आवाजें हो या एम्बुलेंस की आवाजें हो, लाइक दैट इज ओके, नॉट आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस. व्हाट आई एम सेइंग कि कोई भी गाड़ी हो, बट अगर उसका काफी ज्यादा, इफ दैट व्हीकल इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ साउंड, राइट, तो कई सारी चीजें हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, व्हीकल से लेके ट्रैफिक जैम्स में काफी साउंड आपको सुनाई देता है. तो समवेयर नॉइज पोल्यूशन मेक्स अस वेरी इरिटेबल, और इसका हमारे ऊपर काफी बुरा असर भी पड़ रहा है, राइट. सो इट हैज वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जाम्पल, हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है हमें, हमारा जो है सुनने की क्षमता कम होती चली जाए, टेम्परेरी या परमानेंट डेफनेस भी हो सकता है हमें, राइट. देन वी कैन हैव मेंटल, हम मेंटली काफी इफेक्ट हो सकते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा लूज हो सकता है अगर काफी नॉइज पोल्यूशन होगा हमारे आसपास. Then we can have heart attacks, and then it can even make us aggressive in our behavior, right. Deafness हो सकती है, then it can cause a lot of problem in our sleep interference भी हो सकता है, speech interference भी हो सकता है. So आप देख सकते हैं कई सारे problems हैं जो कि हो सकते हैं due to noise pollution. So try to avoid noise pollution as much as you can. There are many ways to do it, right. So go ahead and try to reduce the noise pollution. Do not use the horns unnecessarily, right. So आप जो है अलग अलग solutions find out कर सकते हो ताकि हमारी जो efficiency है वो बनी रहे एंड खत्म ना हो. तो आई होप आज के जो टॉपिक्स थे आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की समझाने की, आपको समझ में भी आ चुके हैं. सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई फेसबुक पेज, राइट. आप फेसबुक पेज जाके मेरा विजिट कर सकते हो. यू कैन सिंपली लाइक माई फेसबुक पेज. ऑल्सो अगर आप जो है अप टू डेट रहना चाहते हो मेरे वीडियोस से, राइट, एंड यूजफुल नोट्स भी आपको मिल सकते हैं ओवर माई टेलीग्राम चैनल. तो आप टेलीग्राम डाउनलोड करके यहाँ पे फिमैटिक्स लर्निंग हब जो है मेरे चैनल का नाम, आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे भी. तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड विथ अदर पीपल अराउंड यू, एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. आप सबसे मैं मिलूंगी अब सिंपली ऑन आवर नेक्स्ट टर्न विथ सम न्यू टॉपिक. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन.